मैं प्रोफेसर रविकांत आपसे एक और चीज़ समझना चाह रहा हूँ। कैराना एक एक ऐसा साउंडिंग बोर्ड हो गया है कि वहाँ पे योगी जी भी चले जा रहे हैं, वहाँ पे अमित शाह साहब भी चले गए और इनको वहाँ ये दिख रहा है कि वहाँ से सारा हिंदू पलायन कर गया है, वहाँ पे मुसलमानों का राज हो गया है, इस तरह का एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। इनके यहाँ अनुराग ठाकुर साहब को ये उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना के भेजते हैं। अनुराग ठाकुर साहब की जो मुझे क्वालिफ़िकेशन देख के लगता है उनको जब राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो उससे पहले उन्होंने एक बहुत अद्भुत काम किया था कि उन्होंने दिल्ली इलेक्शन से पहले खूब गाली दी थी एक एक विशेष समुदाय को और उसको किसको गोली मारो और क्या करो और देश के गद्दारों-वद्दारों वाली बात थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पे भेजे भी जा रहे हैं, मुख्य प्रचारक होके, उनका बैकग्राउंड भी चेक कर लेना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए क्या है। हालाँकि अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा इनके अध्यक्ष भी आते हैं और वहाँ पे अभी बाय इलेक्शन 4 महीने पहले हुआ है, वो एमपी भी हारे हैं, 3 एमएलए की सीट भी हारे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में आके इलेक्शन जिता रहे हैं बीजेपी को, तो इनकी क्वालिफ़िकेशन तो केवल वही है हिंदू मुस्लिम करो किसी तरह से। प्रोफ़ेसर रविकांत इस पे भी कैराना और ये जो इस तरह के लोग भेजे जा रहे हैं दिल्ली से। देखिए, जाहिर तौर पर अनुराग ठाकुर की जो क्वालिफिकेशन है उसकी तरफ आपने इशारा कर दिया है और पूरे भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में दो तीन बड़ी क्वालिफिकेशन है। एक तो कि आपराधिक रिकॉर्ड कितना है, आप कितने हिम्मती हैं, कितना एक समुदाय विशेष को गाली दे सकते हैं, कितने निर्लज्ज हो सकते हैं, तो ये एक बड़ी क्वालिफिकेशन है। और अनुराग ठाकुर ने जो अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया था दिल्ली में, जिस तरह की अश्लील नारा उन्होंने लगाया था, उत्तेजक, उस तो हम लोग यहाँ दोहरा भी नहीं सकते। और ठीक कुछ दिनों पहले ही हरिद्वार में हम लोगों ने देखा कि वहां पर तमाम साधु सन्यासियों का जो जमावड़ा था वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल जमावड़ा था और उसमें भी आह्वान किया गया एक समुदाय विशेष के नरसंहार का। और ये टाइमिंग भी दिखाता है कि दिल्ली चुनाव के पहले अनुराग ठाकुर ये काम कर रहे थे और यहाँ पर ये हरिद्वार में इस तरह का प्रयोग किया गया, लेकिन वो असफल हुआ। कैराना इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां कभी हिंदुओं के पलायन का पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया था और वजह उसकी बताई थी कि मुसलमानों के कारण, मैं अगर सीधे तौर पर ये कहूँ। लेकिन वही हुकुम सिंह जिन्होंने ये आरोप लगाया था, जो लिस्ट जारी की थी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो जो मैंने कहा था वो ठीक नहीं था। वो अपने बयान से पलट गए कि मैंने धर्म के आधार पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पलायन के दूसरे और कारण हैं, या उस जो लिस्ट थी वो उनकी सही नहीं पाई गई। अब कैराना योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और अभी अमित शाह पहुंचते हैं और उसके बाद पूरा इवेंट बनता है। इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि पूरे दिन गोदी मीडिया पर चला कि साहब देखिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका व्यक्ति जो आज देश का गृह मंत्री है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। लेकिन बड़ा अचरज भरा था कि वहां हर दरवाजे पर जो महिलाएं खड़ी थी वो हाथों में फूल लिए हुए थी, माने जैसे उनको पता था कि साहब कल आ रहे हैं तो हमें पुष्प वर्षा करनी है, माने कोई देवलोक से सीधा उतर रहे हैं महानुभाव। तो इस तरह का जो पूरा इवेंट बनाया गया, ये इवेंट केवल इसी के लिए है कि दिन भर टेलीविजन पर ये चलते रहना चाहिए और जो विपक्ष के दल हैं वो बेखबर हों, लोगों की उनकी खबर कहीं न जाए लोगों तक। लेकिन ये जो कैराना है या जो ध्रुवीकरण है, वो चल नहीं पा रहा है। हालांकि मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि उसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में पिछले 5-6 साल में, बल्कि और पहले से, मैं ये कहूं कि एक दशक में जिस तरह से पूरे सांस्कृतिक रूप से हिंदुत्व को पोसा गया है लोगों में, वो जागरण के माध्यम से, कभी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, कभी प्रतिमा रखी जाती है दुर्गा की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पर उन नौजवानों को उग्र बनाया जाता है। फिर आपने वो भी दृश्य देखे होंगे कि कांवड़ यात्रा में एक डीआईजी या उससे भी बड़े रैंक का अधिकारी पुष्प वर्षा करता है, गुलाब बरसाता है। लेकिन जो नौजवान पढ़ कर लिख करके नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनके तो साहब 18 पर्चे लीक हो जाते हैं। और जो छात्र नौकरियों के लिए आंदोलन करते हैं तो उन पर पुलिस लाठियां बरसाती है। जो छात्र ओबीसी के थे, इस बीच में 69,000 भर्तियों वाला जो मामला आया था, अगर वो कई महीनों तक आंदोलन करते हैं कि साहब 69,000 भर्तियों में हमको हमारे आरक्षण
को डाइल्यूट कर दिया गया, तो उन पर लाठियां कई बार बरसाई जाती हैं। बाद में जब चुनाव की बेला आती है तब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि साहब नहीं, वो छूट गया था और 8,000 हम भर्तियां करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें 18,000 ओबीसी की भर्तियां होनी चाहिए थी। तो गुंजाइश तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन 7 वर्षों में और उत्तर प्रदेश के 5 वर्षों में जो लोगों ने अपनी जातिगत आइडेंटिटी को छोड़ दिया था और उनको लग रहा था कि नहीं साहब, देश में एक ऐसा विकास पुरुष आ रहा है कि जो देश की तमाम जो विपत्तियां हैं उनको दूर कर देगा, देश को महाशक्ति बना देगा, वो जो छद्म था उसका पर्दाफाश हो गया। उन नौजवानों ने देखा कि मुझे छला गया। उन जो किसान हैं उन्होंने देखा कि साहब हमको कहा गया था कि आमदनी दुगनी होगी और उल्टा हमारे ऊपर 3 काले कानून लाद दिए गए कि हमको बिल्कुल बेदखल जमीन से करने की पूरी साजिश रची जा रही है। ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में दलित और पिछड़ों का जो उत्पीड़न हुआ है, उनकी जातिगत अस्मिता सामने आ गई है। और वो इसलिए आ गई है क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें जाति के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है और एक विशेष जाति को संरक्षण मिल रहा है, वो ठाकुर जाति को संरक्षण मिल रहा है। और इसलिए अब लोग जो हिंदुत्व की राजनीति है, सांप्रदायिक जो राजनीति है, उससे किनारा कशी कर रहे हैं। वो इस देश में जो 1000 साल में सांप्रदायिक सौहार्द बना है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, मैं बहुत मुतमईन होकर के ये बात कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ जो कर रहा है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो भाईचारा है वो 1000 साल पुराना है। इसे आप 1 दशक 2 दशक में नहीं तोड़ सकते। बहुत गहरी जड़ें हैं सांप्रदायिक सौहार्द की। उन्हें आप मुजफ्फरनगर में एक दंगे के बाद तो थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में वो तमाम हिंदू और मुसलमान मिलकर के अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, और जो सीधे तौर पर चुनौती होती है उस संघ की राजनीति को, जो इस देश के 2 समुदायों को बांटना चाहते हैं। तो ये जो बांटने के आधार पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है, दलितों के भीतर भी उन्होंने बंटवारा किया कि नॉन जाटों को उन्होंने अपनी तरफ खींचा, जाटवों के खिलाफ नफरत पैदा करके, ओबीसी को उन्होंने बांटा यादवों के खिलाफ नफरत पैदा करके। तो ये जो षड्यंत्र किया गया था, वो षड्यंत्र अब फ्लॉप हो गया है, लोगों ने उस सच्चाई को जान लिया है। इसलिए वो धर्म का, हिंदुत्व का, सांप्रदायिकता का अब ये कार्ड नहीं चलने वाला है। किसान को मालूम है कि साहब आपने तो हमारा जो गन्ना जो भुगतान है वो नहीं दिया है, आपने तो हमारे ऊपर ये कानून लाद दिए थे। उसको ये भी मालूम है कि जो आवारा पशु है उसके कारण किसी का पैर टूट रहा है, किसी के रातों की नींद हराम हो गई है। नौजवान वहां लाठी लेकर के रखवाली करता है, कभी बुजुर्ग आदमी रखवाली करता है। नौजवानों की आपने पढ़ाई छीन ली है, बुजुर्गों की रात का चैन छीन लिया है। इन हालातों में, और एक आंकड़ा मैंने कल भी आज भी दिया था दूसरे कार्यक्रम में, कि जो गरीब आदमी है उसकी आमदनी में पिछले 5 साल में 52.6% की कमी हुई है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी आमदनी 32% घटी है, और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसकी आमदनी 8.9% घटी है। कोरोना की आपदा अलग से कि लोगों को आपने छोड़ दिया लॉकडाउन में, वो दर दर भटक रहे थे लहूलुहान पैर, और कहीं तो एक नौजवान अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ था, जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ दर, तो उसने एक पेड़ से अपने बच्चों को पत्नी सहित फांसी लगा ली। इस तरह की संवेदनहीन सरकार, और उस समय मोदी जी छिपे हुए थे, योगी जी कहां गुम थे उस समय? उस समय उनको नहीं याद आ रहा था कि इस देश के लोग सड़क पर पैदल चल रहे हैं, यही मजदूर। इन हालातों में मुझे नहीं लगता है कि वो हिंदुत्व हो, सांप्रदायिकता हो, आप कितना भी उत्तेजित करें लोगों को। एक तरफ तो मुसलमानों के धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि वो कतई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दलित और पिछड़ा है, जो भी आइडेंटिटी छोड़ करके चला गया था बीजेपी के साथ, वो फिर से अपनी आइडेंटिटी के साथ वापस लौटा है, क्योंकि जाति के आधार पर उसका उत्पीड़न हुआ है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक बहुत छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया, तो मैंने कहा इसलिए आपसे पूछ लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
मैं गाँव जाता हूँ, मेरे गाँव में मेरे जो नातेदार, रिश्तेदार हैं, ब हो सकता है कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हों, दिक्कतें हैं क्योंकि गाँव में दिक्कतें बहुत हैं। मेरी स्वजाति के हैं। ऐसा भी नहीं है कि कभी अगर मान लीजिए उन्होंने मेरी मदद की हो, मैं उनकी मदद किया हूँ, लेकिन शायद जब मैं उनकी कोई मदद किया या उनके पास कभी गया तो मेरे परिवार में भी नहीं पता लगा, मेरी पत्नी को भी नहीं पता लगा। ये जो एक नया इन्होंने शुरू किया है कि जैसे अगर आप किसी दलित के घर खाना खाने जा रहे हैं, उसका फ़ोटो लगा के आप माहौल नहीं उड़ा रहे हैं। मतलब मैं आप मेरे यहाँ आइए और मेरी मान लीजिए मैं किसी तकलीफ में हूँ और मुझे कोई मदद करिए और उसके बाद साहब आप उसकी फ़ोटो लगा के बताइए कि इनकी मैंने मदद की, इनकी मदद की। तो मुझे तो लगता है आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, इससे अच्छा आप मेरी मदद मत किए होते, आप अपने घर रहते। तो ये जो नया इन्होंने शुरू किया है कि और इन लोग प्रियंका गांधी से उसको कंपेयर करते हैं। प्रियंका गांधी ये कह के नहीं जाती हैं दलित के घर, वो तो पीड़िता के घर जाती हैं या कहीं पीड़ित। इन लोग तो स्पेसिफिक करके फ़ोटो सेशन होता है। मैं अफ़रोज़ साहब जल्दी से क्विक टिप्पणी इस पे भी चाहता हूँ क्योंकि ये मज़ाक नहीं उड़ाया जा सकता है किसी की। ये घोर अपमानजनक है जिस तरह से ये लोग करते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस समय राहुल गांधी जब दलितों के घर जाते थे, उन्होंने तो विश्राम भी किया है, वहां पर दलितों की थाली में ही भोजन करते थे। तब नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणियां की थी कि साहब ये दलितों का मजाक उड़ा रहे हैं, दलितों का भोजन करके ये दिखा रहे हैं, क्या आज उन्हें याद नहीं आ रहा है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जाते हैं, पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि वो खाना भी बाहर से मंगाया गया था। आज आलम यह है कि गिलास और थाली भी उनकी नहीं होती है दलितों की, वही बगल में बैठा हुआ दलित अपनी थाली में खा रहा होता है, अपने गिलास में पानी पी रहा होता है, और ये साहब डिस्पोजल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ है एक भोजपुरी स्टार का, जो सांसद भी है, उन्होंने कहा कि बगल में बैठ करके बड़ी बदबू आ रही थी। तो दलितों का घोर अपमान करने वाले लोग हैं केवल वोट बैंक के लिए, ये दिखाने के लिए साहब कि दलित देखिए हम उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी हैं, उन्होंने तो बाकायदा दलितों के पैर धोए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर नहीं सोचा या उनके लिए कभी नीतियां नहीं बनाई कि वो गटर में क्यों मर जा रहा है। हाथरस में एक दलित की बेटी का पूरा बलात्कार करके उसकी हत्या ही नहीं हुई, उसे यही प्रशासन पेट्रोल डाल करके जला देता है। एक दलित आपको याद होगा आगरा में कि उसे मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। तो ये और प्रयागराज में क्या होता है, जहां दो महिलाओं के साथ रेप होता है और दो पुरुषों को मार दिया जाता है। प्रतापगढ़ की घटना देख लीजिए, आजमगढ़ की घटना कितनी हृदय विदारक है और अपमानजनक है कि जहां पर एक उच्च जाति का दरोगा जो कहता है, मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहरा सकता कि जो निचली जाति की औरतें हैं वो काहे के लिए हैं। इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और व्यवहार इसी सरकार में हुआ है। और जब ये वहां जाकर के भोजन करने का ढोंग करते हैं तो वो घोर अपमानजनक है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दलितों से मिलने के लिए गए थे, तो पहले उन दलितों को शैम्पू दिया गया, साबुन दिया गया, तौलिया दी गई कि साहब नहा धो करके आइएगा। ये क्या है कि दलित बिना नहाए धोए रहता है? आप अगर लोगों से इतना परहेज करते हैं, लोगों से मिलने में भी आपको शर्म आती है, आपको पसीने की बदबू आती है, तो फिर आज ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? ये विशुद्ध रूप से चुनावी ढोंग है। मुझे नहीं लगता है कि आज का दलित इतना बेवकूफ है जो उनकी इस चाल में फंस जाएगा। हाँ, जिसके घर पहुंच जाएंगे तो बेचारा मना क्यों करेगा। जी, जी। प्रोफ़ेसर रविकांत आपसे मेरे एक दर्शक हैं, ये कह रहे हैं अक्षत गंगवार साहब कह रहे हैं सर प्लीज़ आंसर मी, एंटी इनकम्बेंसी का कंपैरिज़न अभी ज़्यादा है या 217 में ज़्यादा थी या 212 में ज़्यादा थी? लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ और पूछूँगा, उनका कहना ये है कि एंटी इनकम्बेंसी ऑफ मायावती जी, अखिलेश जी और योगी जी में ज़्यादा किस समय थी। लेकिन मैं एक चीज़ और ज़रा आपसे दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लूँ क्योंकि अब आप उसको सम अप कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इलेक्शन में धर्म की दीवार तो टूट गई है। वो जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई थी वो टूट गया है। मुझे मुझे अभी इंडिकेशन ऐसा लगता है कि शायद जो जात की दीवार है वो भी कुछ हद तक टूटेगी। कितना टूटेगी मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जैसे पहले माना जाता था कि मायावती जी को सब दलित उनके साथ वोट कर रहे हैं, यादव सब इनको वोट कर रहे हैं, कुर्मी सब बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब ये मोर और लेस मुझे लगता है कि वो इस बार टूट रहा है। वो कौन कहाँ जा रहा है अभी इट इज़ टू अर्ली टू वो, लेकिन जात धर्म के साथ-साथ जात की दीवार भी टूट रही है। मैं दोनों चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी और ये जात की बात। प्रोफेसर साहब। देखिए, अगर आप पिछले 2 इलेक्शन की तरफ देखें तो 2017 या 2012 का और आज से उसकी तुलना करें तो ऑब्वियसली एंटी इनकम्बेंसी इसके पहले उतनी नहीं थी।
बल्कि 2017 में तो हालात ये थे कि कांग्रेस के साथ जब सपा ने गठबंधन किया था तो उसे ये माना जा रहा था कि वो जीतने वाला कॉम्बिनेशन है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो अपना अंदरूनी झगड़ा था और मोदी का अपना जो करिश्माई व्यक्तित्व था उस समय, और जिस तरह की उनकी कैंपेन थी, उस कैंपेन ने पलड़ा भारी कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ या उनके प्रति उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ठीक वैसे ही मायावती के साथ भी उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा थी अखिलेश यादव की, और खुद मुलायम सिंह की जो अपनी पॉलिटिक्स थी, जो तमाम जातियों के नेताओं का उन्होंने गठजोड़ किया था और उन्होंने सबको समान महत्ता दी थी। उस वजह से बहुत अप्रत्याशित नतीजे मिले थे, जिस पर भरोसा तो न तो उस समय किसी मीडिया को हो रहा था, बल्कि मुझे याद है कि केवल रामगोपाल यादव ने एक आंकड़ा जरूर दिया था कि हम लोग 225 पहुंच रहे हैं, और 224 सीटें उसने जीती थी। इसके अलावा और किसी ने इतना बड़ा मैंडेट नहीं प्रेडिक्ट किया था। तो दोनों समय इतना ज्यादा नहीं था एंटी इनकम्बेंसी जो आज है, और उसकी परिस्थितियां भी हैं। कुछ परिस्थितियां तो सरकार के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो अचानक आई हैं। मसलन कोरोना की जो आपदा है, वो उसमें लॉकडाउन जिस तरह से किया गया, और उसके बाद लोगों को छोड़ दिया गया बेपरवाह कि वो कैसे अपने घर जाएंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा, रास्ते में वो कैसे रहेंगे, और प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया कि जहां पुलिस वाले लाठियां चला रहे थे। उसके बाद दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, योगी जी नदारद थे, मोदी जी नहीं दिख रहे थे, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। फिर लाशों के लाइन लगे हुए थे शवदाह गृह पर, गंगा के किनारे भी लोगों ने देखा जिस तरह से लाशें दफनाई जा रही थी। तो ये एक बड़ा कारण है। और उसके बाद नौकरियां ना मिलना, किसानों का जो पूरा 3 काले कानून आए थे वो एक आंदोलन होना, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। उसमें आपके आवारा पशुओं का भी मामला है, और जो लोगों की आमदनी घटी है वो भी है कि इकोनॉमी तो रन नहीं कर रही है, और मोदी सरकार ने कोई उस तरह की नीति बनाई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एमओयू जितने भी साइन हुए हैं उनका कोई परिणाम देखने में नहीं आया है, और यही कारण है कि किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, ये तमाम समुदाय, यहां तक कि जो उनका कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, अगड़ी जातियों का, उसमें भी डिवीजन देखने को मिला कि जो एक तरह से ठाकुरवाद चला है सरकार में, और ब्राह्मणों की भी अवहेलना की गई, बल्कि प्रताड़ना की गई। उस वजह से पूर्वांचल जैसे क्षेत्र में जो बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहां पर सीधे तौर पर ब्राह्मणों की नाराजगी देखी जा रही है। कानपुर देहात में बिक्रू कांड के बाद वो नाराजगी देखी जा रही है। तो इन परिस्थितियों में हम ये तो कह सकते हैं दावे से कि एंटी इनकम्बेंसी इस तरह की पहले कभी नहीं थी। दूसरी बात जो बर्धन साहब का सवाल है कि धर्म की दीवारें तो टूट रही, और मैं समझता हूं कि धर्म की दीवारें उतनी मजबूत थी भी नहीं। दरअसल 14 का इलेक्शन आप देखिए, 17 का देखिए, उसमें धर्म तो बाहरी आवरण होता है, एक लेयर होती है वो। दरअसल बीजेपी कई लेयर पर काम करती है। पहले ऊपर वो हिंदुत्व का आवरण चढ़ाएगी, और उसके भीतर फिर वो एक रणनीति बनाती है जहां सामाजिक समीकरण अपने साधते हैं। नॉन जाटव दलितों में उन्होंने घुसपैठ की, नॉन यादव ओबीसी में, और वो तमाम आंकड़े झूठे पेश करके अपने साथ उन्होंने जोड़ा, और हिंदुत्व की लेयर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। नौजवानों को उन्होंने उत्तेजित किया, महिलाओं के लिए बहुत सारे सवाल आए, मसलन मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया है बीजेपी को वो ट्रिपल तलाक के इशू पर। तो ये जो घेराबंदी थी, उस वजह से चुनाव वो जीते गए थे। लेकिन इस बार वो दीवार जो आवरण भी था ना, वो भी अब दरक गया है, वो भी नहीं चल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, खास करके जिसे हम हिंदू हार्टलैंड कह रहे हैं, वहां पर जहां राम मंदिर के आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचने का जो सुख मिला, उस हार्टलैंड में भी अगर ये नहीं चल पा रहा है तो मुझे लगता है कि उसके बाद दूसरे राज्यों में क्या होगा। राजस्थान में तो कई सीटों पर तीसरे स्थान पर चली गई थी बीजेपी पिछले बाई इलेक्शन में। हिमाचल प्रदेश में तो जितनी बड़ी हार हुई है वो भी हम लोगों ने देखा, और कुछ उदाहरण तो बोहरा साहब ने दिए। इन हालातों में हम लोग ये तो कह ही सकते हैं
कि आज वो हिंदुत्व और जो सांप्रदायिकता है वो लगभग हवा हो गए हैं। और वो चाहे आप हरिद्वार में साधुओं से कुछ भी कहलवाएं या अनुराग ठाकुर को लेकर के आए, लोग कतई उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं, जो भूख का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो किसानों की अपनी समुन्नत होने का जो सवाल है, ये सवाल अब इतने तीखे हो गए हैं। महंगाई की जो चरम परिस्थिति है, उसकी वजह से लोगों की जेब काट ली सरकार ने। तो इन स्थितियों में ये दीवारें तो अब खत्म हो रही। दूसरा जो आनंद वर्धन साहब का सवाल था कि जाति की दीवारें, बेशक भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट है उसमें भी नाराजगी है। और वो सिर्फ ठाकुरवाद का मतलब ये नहीं है कि उसमें सारे ठाकुरों को परिचय मिला, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा है तो वो तो मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़वा सका। तमाम ऐसे विधायक मंत्री रहे जो ठाकुर जाति से ही थे, उनकी कहां चली है। वो केवल प्रशासन में कुछ लोगों को बिठा देना और उन प्रशासनिक लोगों ने जिस तरह की अपने मनमानीपन किया है और योगी आदित्यनाथ के ईगो को सेटिस्फाइड किया है, क्योंकि उनको मालूम है प्रशासनिक अधिकारी जो करते हैं कि साहब हमारा मुख्यमंत्री क्या चाहता है। उनको लगा कि योगी जी को पसंद आता है कि दिवाली बड़ी भव्य होनी चाहिए, तो पहले 5 लाख दीपक, फिर 7 लाख, फिर 12 लाख, फिर किसी को सूझा कि साहब गंगा तो कानपुर में भी है तो वहां पे भी जलवा दिए जाए दीप। तो ये तो उनका काम है, इसलिए उन्होंने जो लोगों के लाभ की नीतियां होती हैं उस पर कोई काम नहीं किया गया और भरोसे रहा गया ब्रांडिंग के। हजारों करोड़ के विज्ञापन अगर हम दे देंगे, लोगों को हम हिप्नोटाइज कर लेंगे विज्ञापनों से और धर्म के जाल में। अब ये दोनों ही चीजें नहीं चल रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। और फिर वो जिन्ना कभी पाकिस्तान, कभी कुछ और कैराना लेकर के आएंगे, मुजफ्फरनगर याद दिलाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो चीज चलने वाली है। हाँ, एक चीज बस मुझे और कहनी है। आनंद वर्धन साहब ने जो जिक्र किया था राम मंदिर ट्रस्ट में, जहां तक मेरी जानकारी है 1989 में जो शिला पूजन हुआ था उसमें कामेश्वर चौपाल थे, जो बिहार से आते हैं और वो कोरी जाति के हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था शिला पूजन में। लेकिन आजकल वो कहीं और घूम रहे हैं, वो इस ट्रस्ट में नहीं है। इस ट्रस्ट में कोई और सज्जन है, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कि वर्धन साहब सही हो, लेकिन मैं भी इसको देख लूंगा। तो मैं समझता हूँ कि सूचना सही जानी चाहिए। हो सकता है कि वर्धन साहब सही हो। हम नहीं, मैं भी चेक कर लूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट वो है। क्योंकि मैं हरदम जब इसकी बात करता हूँ उस ट्रस्ट की नहीं, तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि जब ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें 12 ब्राह्मण रहते हैं। जब ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें 0 महिला रहती है। इस देश की आधी आबादी में इनको 15 लोगों में, मतलब घर हमारी माँ चलाए, हमारी पत्नी चलाए, हमारी बेटी चलाए, घर चलाने के लिए महिला और ट्रस्ट चलाने के लिए पुरुष। जबकि ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा अच्छे ढंग से ये तो एस्टैब्लिश्ड वो है कि महिलाएं ज्यादा अच्छा चला सकती हैं, जहां तक इस मैनेजमेंट की बात होती है। तो वो मैं भी चेक कर लूंगा। मेरे जो वो है वो 89 के वो थे, मैं फिर से चेक कर लूंगा। मैं इसको चेक करके हम लोग जब अगली अगर कामेश्वर चौपाल होंगे तब तो होंगे, अगर कामेश्वर चौपाल नाम है उसमें, वही है जहां तक मेरा है, वही 89 में जिन्होंने पहली ईंट रखी थी, क्योंकि पहली ईंट उनसे रखवाई गई थी, फिर सिंगल साहब ने रखी थी, फिर उन लोग ने किन्होंने रखी थी, पहली ईंट उनसे रखवाई गई थी।